प्रिय बच्चों और प्रोग्राम को देखने वाले सभी बंधुओं, परिजनों, सबका स्वागत है ह्यूमन वैल्यूज़ के इस 13वें अंक में, 14वें अंक में। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो तीसरा यूनिट था फैमिली और सोसाइटी का, इसका ये आखिरी यूनिट 3 का ये आखिरी लेक्चर है। और इसमें एक प्रश्न भी आशुतोष जी ने भेजा है, बच्चों से जो मिला है उनको, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। और बेसिकली आज चर्चा अभय और कोएग्जिस्टेंस और वर्ल्ड फैमिली, इन 3 चीज़ों पर चर्चा बाकी रह गई थी, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे उस प्रश्न पर जो भेजा है। प्रश्न है कि स्वास्थ्य के संदर्भ में संयम का क्या महत्व है। स्वास्थ्य के संदर्भ में संयम का क्या महत्व है। दूसरा, कहा जाता है जहाँ संयम है वहाँ स्वास्थ्य है, ये कथन कहाँ तक सत्य है। और तीसरा, मनुष्य के जीवन में संयम जरूरी है या नहीं। तो इन तीनों प्रश्नों पर भी, जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। और पहले हम लोग अभय पर चर्चा करते हैं। अभय क्या है और कोएग्जिस्टेंस या सहअस्तित्व क्या है, और उसके बाद इस प्रश्न पर। अभय, भय का अभाव। सुख तभी होगा जब अभय होगा। अगर अभय नहीं है, भय का अभाव नहीं है, हम भयभीत हैं, हमेशा फियरफुल हैं, डरे हुए हैं, तो सुख कैसे हो सकता है, आनंद कैसे हो सकता है। तो इसके कई आयाम हो सकते हैं डर के। अगर आप मैस्लो नीड चार्ट में देखें तो उसके हिसाब से भी, और अन्यथा भी फिजिकल डर हो सकता है, फाइनेंशियल डर हो सकता है, सोशल डर हो सकता है, एकेडमिक हो सकता है। जितने तरह के पॉसिबल हमारे जीवन के आयाम हैं, सब में डर हो सकता है। मैस्लो नीड चार्ट में अगर आप देखिए तो जो सबसे नीचे वाला पायदान है फिजिकल नीड्स का, तो फिजिकल नीड्स फुलफिल ना होने का डर, उसके ऊपर सेफ्टी और सिक्योरिटी का डर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे वहीं आ जाता है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का डर। उसके ऊपर सोशल नीड्स, तो वो सोशल डर कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या करेगा। उसके ऊपर सेल्फ स्टीम का डर कि पता नहीं हमारा सम्मान होगा कि असम्मान होगा, एक द्वंद्व, एक दुविधा, एक डर बना रहे। जो सबसे ऊपर का पायदान है आत्मावलोकन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसमें डर कंपैरेटिवली कम होता है। अभय वाली स्थिति वहां आने लगती है, फिर डर नहीं रह जाता, क्योंकि सब कुछ हमारे अपने वश में होता है, बाहरी दबाव नहीं है। हमें खुद ही अपने को एक्सप्लोर करना है, अपनी शक्तियों को उभारना है और उसको संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए लगा देना है। तो वहाँ अभय वाली स्थिति लगभग आ जाती है मैस्लो नीड चार्ट के सबसे ऊपर वाले पायदान पर। लेकिन नीचे के पायदानों पर डर लगातार बना रहता है। और है डर क्या? ये ज़्यादातर डर तो एक्सपीरियंस्ड कम है, अनुभवजन्य कम है, परसीव्ड ज़्यादा है। हम कल्पना करके डरते हैं। चीज़ों को अगर रिएक्ट प्रोएक्टिव रहें, चीज़ों को समझें और उसके हिसाब से अपना काम करें तो डर नहीं लगेगा। लेकिन हम कल्पनाएं जब करते रहते हैं तो उन कल्पनाओं में
सॉरी, कल्पना तो अच्छी चीज़ है। दुष्कल्पनाएं करते हैं, असत्य से परे कल्पनाएं करते हैं, निराशा से भरी कल्पनाएं करते हैं, सिनिकल कल्पनाएं करते हैं, तब डर लगता है। तो वो ज़्यादातर परसीव्ड है, वो परसेप्शन का ज़्यादा सवाल है और एक्सपीरियंस का या रियलिटी का नहीं। अधिकतर डर परसेप्शन के होते हैं, परसीव्ड होते हैं, हमारे जो रॉन्ग इनपुट्स हम ले लेते हैं उसकी वजह से होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं जनरली। अगर हम बैलेंस्ड अप्रोच रखें, हार्मोनी में रहें, तो डर नहीं होंगे। तो अनबैलेंस्ड होते हैं अधिकांश डर, अनरियलिस्टिक होते हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है। हमारा कभी कभी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ही गड़बड़ होता है जिससे हमें डर लगता रहता है, और तमाम सारे फोबियाज और मैनियाज होते हैं, वह भी डर का कारण बनते हैं। हमें अननेसेसरी डर लगा रहता है। किसी को ऊंची जगहों से डर लगता है, किसी को बंद कमरे से डर लगता है, किसी को चारों तरफ लगता रहता है कि रोगाणु हमको अटैक कर रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस से। इतने कोरोना तो अभी आया है, बहुत पहले से तो लोग तमाम तरह तरह के इस तरह के जो इतने ज़्यादा डरे रहते हैं कि ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, 24 घंटे हाथ धोने में और सफाई में भी लगे रहते हैं, तरह तरह के डर। और ये जो भय है, यही हमें, हमारे जीवन को आनंद से दूर ठेलता है, हमें परेशान कर देता है, हमें दुखी बना देता है। सुख के लिए अभय जरूरी है। और सबसे ज़्यादा जो इसका आधार है अभय का, वह जब आप वह रियलाइज करेंगे कि पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है, हमारा शरीर की एक्सटेंडेड बॉडी, परिवार भी है, प्रकृति भी है, समाज भी है, देश भी है, धरती भी है और ब्रह्मांड भी है। फिर डर काहे का? सब तो जुड़े हुए हैं। इस हाथ को इस शरीर से डर लगेगा क्या? अनलेस कि ये हाथ पैरालाइज ना हो गया हो, तब शायद ये नहीं महसूस करेगा इसकी शक्ति को और तब ये परेशान होगा। लेकिन अगर ये जुड़ा हुआ है, जुड़ाव महसूस करता है, तो डरेगा नहीं। तो अगर हम पूरे ब्रह्मांड से सेंसिटिवली कनेक्टेड महसूस करते हैं तो फिर हम डरेंगे नहीं, डर का अभाव हो जाएगा, अभय की स्थिति में आ जाएंगे। तो अभय जब आने लगता है, जब हम तरह तरह के जो भय हैं उनसे हमें मुक्ति मिलने लगती है, तो हमारे जीवन में प्रफुल्लता आती है, आनंद आता है, सुख आता है और समृद्धि भी आती है। क्वालिटी ऑफ माइंड अभय प्राप्त होता है क्वालिटी ऑफ माइंड से। आशुतोष मिश्रा जी नमस्कार कर रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, खुशी की बात है। अभी तो आशुतोष मिश्रा जी मेरे साथ बैठे हुए थे, यहाँ हम लोग चाय पी रहे थे और इनको विदा करने के बाद फिर ये प्रोग्राम आज शुरू हो रहा है और वो यात्रा में हैं। आपकी यात्रा शुभ हो। लेकिन जब हम क्वालिटी ऑफ माइंड हमारा इम्प्रूव होता है, हमारा परसेप्शन रैशनल होता है और हमारी जो सेंसिटिविटी है, जो कनेक्टेडनेस है, वह अनलिमिटेड होता है, अनंत होता है, सबसे होने लगता है, तब फिर वह विश्वास आता है, अरे पूरा ब्रह्मांड तो हमसे जुड़ा हुआ, सब तो हमारे साथ हैं, हम अकेले कहाँ हैं। अकेलेपन से भी डर लगता है। फिर उसके बाद दो चीजें बहुत डरावनी होती हैं, एक तो अकेलापन और दूसरा मृत्यु का भय। और लेकिन अगर आपकी सेंसिटिविटी संपूर्ण ब्रह्मांड से है और आप संपूर्ण सृष्टि को, ब्रह्मांड को एक विराट जीवंत शरीर समझते हैं और अपने को इसका एक जीवंत अंग समझते हैं, तो ये दोनों डर खत्म हो जाते हैं। फिर आप कभी अपने को अकेला नहीं महसूस करेंगे। आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ हैं, वह सब आपकी एक्सटेंडेड बॉडी है
और दूसरा मृत्यु का भय, मतलब ये शरीर खत्म हो जाएगा। ये शरीर खत्म भी हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जिंदा हैं, क्योंकि सब आपकी ही बॉडी है। तो आप खत्म कहाँ हुए? आपका तो एक अंश खत्म हुआ, बाकी में तो आप हैं। तो मृत्यु का भय और अकेलेपन का भय, एलिनिएशन, ये सब खत्म हो जाएगा। एलिनिएशन मतलब जुड़ाव का, कनेक्टिविटी का अभाव। यहाँ तो इनफाइनाइट आपकी कनेक्टिविटी है। भय आपको स्ट्रेस भी देता है, या स्ट्रेस आपको भय भी देता है, दोनों कनेक्टेड हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि स्ट्रेस, तनाव, दबाव, इसका फार्मूला ही आप फिजिक्स से लीजिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। तो जो भी दबाव प्रभाव है उसका अगर आप एरिया बढ़ा दें तो कम हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो उसको नॉर्मलाइज करने का तरीका एरिया बढ़ाना। एरिया कैसे बढ़ेगा? आप जहाँ जहाँ तक आप अपने को जुड़ा महसूस करेंगे, जहाँ जहाँ तक आपकी एक्सटेंडेड बॉडी होगी, उतना वो आपका एरिया हो गया। तो आपका एरिया बढ़ गया, आपका तनाव भी गायब। ये जीवन के सूत्र हैं, ये अभय होने के जीवन के सूत्र हैं। ये आपको प्रश्न को उत्तर देने में तो मदद करेंगे ही, लेकिन वो उतने ही महत्वपूर्ण जीवन के हर क्षेत्र में है, जीवन जीने के लिए भी है। तो जब आपका वो फीलिंग आ जाती है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ माइंड सेंसिटिविटी की वजह से आती है, तब फिर आपको ये विश्वास रहता है कम व्हाट में, चाहे जो, हम अभय ही रहेंगे। हम अधिक परेशान घटनाओं से नहीं होते हैं, बल्कि अपने उस घटनाओं के रिएक्शन से होते हैं, या उस घटना के जो परसेप्शन है उससे होते हैं। घटना बहुत साधारण सी है, उसी से कोई बहुत परेशान हो सकता है, कोई बिल्कुल परेशान नहीं होता। वो हमने उसको कैसे रिएक्ट किया, कैसे परसीव किया। हम असफल भी हो गए तो कोई आदमी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, कोई ये सोचेगा कि ये तो स्टेपिंग स्टोन है, और ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम अपनी ऊर्जा को और बढ़ाना है, अपने एफर्ट्स को और बढ़ाना है। तो यह कैसे कैसे हम परसीव करते हैं, तो हमें अपने परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, कि हम ज़्यादा खुश रह सकें, डर से उबर सकें। मेन रीजंस क्या हैं आपके भय के? इग्नोरेंस, जानकारियों का अभाव। बहुत सारे लोग जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए डरते हैं। ज़्यादातर लोग कानून से बहुत डरते हैं। वकील लोग नहीं डरते, क्योंकि उनको कानून की जानकारी हो जाती है। ज़्यादातर लोग इस देश के डरते हैं, वो अपने को प्रजा माने हुए हैं, जबकि वो मालिक हैं, लेकिन नहीं जानते मालिक हैं, इसलिए डरते रहते हैं, डर डर के जीते रहते हैं। जिस दिन जान जाएंगे कि हम मालिक हैं, तो वो डर खत्म हो जाएगा। प्रजातंत्र की जगह पे लोकतंत्र आ जाएगा, लोक मालिक हैं। तो इग्नोरेंस की वजह से, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन की वजह से, जिसकी चर्चा किया कि सच्चाई कुछ और है, लेकिन हमने उसको जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, गलत तरीके से ध्यान नहीं दिया, या जो भी हो, हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। अगर हम अपने आँख खोल करके ठीक से नहीं चल रहे हैं, या हमारे दिमाग में आसपास अंधेरा है, तो वह भ्रम हो जाता है, जिससे डर लगता है। लेकिन अगर अपनी आंखें खुली हैं, रोशनी है, तो फिर वो भ्रम का कोई और उस डर का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड द वर्ल्ड, उसकी वजह से भी डर लगता है। किसी से अगर कोई गलती हुई है, कोई गिल्ट हुआ है, तो वो गिल्ट फीलिंग डराता रह सकता है। तो उससे भी उबरने का रास्ता है। अगर आपने अपने उस गिल्ट फीलिंग को, अपनी उस गलती को स्वीकार कर लिया, उसको अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर दिया, तो वो गिल्ट गिल्ट फीलिंग आपको आगे बढ़ने के लिए और कॉन्फिडेंस दे सकता है कि आप में इतना आत्मनियंत्रण है, आप में इतना सकारात्मक सोच है, या आप अपने अंदर की कमियां ढूंढ करके उसको दूर कर रहे हैं। तो वहाँ भी एक ही चीज़ का हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे हमारे भय और अभय, हम किधर जा रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। लेकिन फियर ऑफ गिल्ट फीलिंग्स भी
हमको डरा सकती हैं। फिर जैसा मैंने अभी कहा कि डेथ सबसे बड़ा डेथ है, मतलब फियर का कारण है। ज़्यादातर लोगों को फियर ऑफ डेथ, लेकिन जैसा मैंने कहा एक्सटेंडेड बॉडी का वो अगर वो ध्यान रखें तो फिर डेथ इम्पॉसिबल लगने लगता है। हम तो हमेशा रहेंगे, कभी खुद अपने में और कभी हम अपने एक्सटेंडेड बॉडी में रहेंगे। और इसके जो कारण हैं, इसको जो निवारण के मतलब भय को निवारण का जो है, विश्वास, उम्मीद, सेंसिटिविटी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, खुली आंखें, खुला दिमाग और सकारात्मक सोच। आप बहुत ज़्यादा गलत लोगों के सत्संग कुसंग में रहेंगे तो डरावने माहौल में रहेंगे। डर आपको इन्फेक्शस होता है, डर की वजह से अभय भी इन्फेक्शस होता है और डर भी। इसलिए सत्संग बहुत अच्छा माना जाता है, कुसंग बुरा माना जाता है, क्योंकि कुसंग आपको डराएगा। वो सब डरे हुए लोग हैं। एक डाकू कितना डरता है, कहाँ कहाँ छिपा। अगर कोई बचपन से डाकुओं के उसी माहौल में रहा तो हर जगह डरेगा। जिसने गलत काम किया है वह सोचेगा कि सब गलत काम कर रहे हैं, और अपने जैसा सबको समझ करके जो खुद डरावना होता है फिर वो सबको डरावना समझता है और सबसे डरता है। लेकिन जो कि जिसके मन में कोई किसी के प्रति वैर नहीं है, निर्वैर है, वो नहीं डरेगा। बुद्ध अंगुलिमाल से भी नहीं डरे, क्योंकि बुद्ध के मन में वैर का भाव ही नहीं है। तो फिर क्यों डरेंगे, कैसे डरेंगे? अंगुलिमाल आता है और जैसे जैसे बुद्ध के पास आता है उसके मन से भी वैर और हिंसा का भाव दूर होता जाता है। तो अभय के लिए जहां हिंसा होगा वहां भय होगा, जहां अहिंसा होगा वहां अभय होगा। अगर आपके मन में हिंसा है तो आप बाहर भी हिंसा परसीव करेंगे और डरेंगे। अगर आपके मन में हिंसा है तो आप कहीं आपको हिंसा नजर नहीं आएगी और आप अभय रहेंगे। जो हिंसक भी होगा वो आपके पास आकर के अहिंसक हो जाएगा। इसीलिए अथर्ववेद का वो जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अहिंसा को साथ लेता है उसके पास जो भी आता है अहिंसक हो जाता है। जो अभय हो जाता है, जिसको कोई भय नहीं है, वो भय अभय तभी होगा जब उसमें हिंसा का कोई लेश मात्र भी नहीं होगा। तो उसके पास जो भी आएगा, हिंसक भी आएगा तो अहिंसक हो जाएगा। तो यह अपनी मानसिकता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो विश्वास, उम्मीद, सेंसिटिविटी और अपने अंदर सकारात्मकता, अहिंसकता का भाव, यह भय के मिटाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई रियल थ्रेट है, बीमारी का भय है, तो उसका कॉज क्या है यह पता किया जाए और सही तरीके से उसके इलाज किया जाए जितना संभव है। अगर लाइलाज ही है और डेथ ही है तो फिर डेथ का डर वैसे ही खत्म हो जाएगा, वो सबसे जुड़ाव की भावना के साथ, यूनिवर्सल कॉस्मिक कनेक्टिविटी के साथ। और जो फैक्टर्स हैं भय को मिटाने के, वही हैं यूनिवर्सल सेंसिटिविटी, ध्यान, मेडिटेशन, यही सब उसके मेन कारण हैं, मेन फैक्टर्स हैं उसे ओवरकम करने के लिए। और सबसे बड़ा फायदा तो अभय का ये होता है कि अगर हम भयभीत रहते हैं तो हमारा कितना समय और कितनी एनर्जी इसी भय से उबरने में या उसे लड़ने में या उसको की वजह से वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप अभय हो जाएं तो आपकी बुद्धि, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग और आपका सब कुछ
बदल जाता है। आप अपने एनर्जी और अपने टाइम का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अभय की स्थिति में हैं। और अगर आप भय की स्थिति में हैं तो आपकी एफिशिएंसी बहुत कम रहेगी। आप 100% अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अपने सपनों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, प्रकृति के लिए, धरती के लिए 100% नहीं दे पाएंगे, बहुत कम दे पाएंगे। तो अभय का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप की एनर्जी और टाइम दोनों 100% पर्पसफुली इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यह है, तो काफ़ी कुछ चर्चा रहा। अभय पर अब अगला जो टॉपिक था, जो थर्ड यूनिट में छूटा हुआ है, वो है कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस क्या है? कोएग्जिस्टेंस सह अस्तित्व। सह अस्तित्व कोएग्जिस्टेंस कब होगा? जब सब एक दूसरे का ध्यान करेंगे। और सब एक दूसरे का ध्यान कैसे करेंगे? जब उनमें संवेदना होगी। वही वो यूनिवर्सल कनेक्टेडनेस, यूनिवर्सल सेंसिटिविटी, असीमित संवेदना, यही सूत्र है। मैंने बार बार कहा है कि ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स में कोई भी एंगल हो, किसी भी टॉपिक पे आप सोचते हो, आप बस वो सूत्र याद रखिए, आप उसका उत्तर 100% सही दे जाएंगे जो भी पूछा जाएगा। सूत्र वही है, ब्रिक वही है। जैसे कोई भी गिनती हो, अनंत भी हो, एक जोड़ते, अगर आपने एक समझ लिया है तो फिर 2 पे पहुंचेंगे, 3 पे पहुंचेंगे, 4 पे पहुंचेंगे, 5 पे पहुंचेंगे, अनंत पे भी पहुंच जाएंगे। वैसे ही ये जो सूत्र है, ब्रिक है, जो बेसिक एलिमेंट है, जो एटम है ह्यूमन वैल्यूज का, वो है यूनिवर्सल कनेक्टिविटी है, यूनिवर्सल सेंसिटिविटी है, संवेदना है। कोएग्जिस्टेंस भी उसी से आता है। जब हम सबसे संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे तो कोएग्जिस्टेंस अपने ही होगा। ये हाथ अगर पूरे शरीर से जुड़ाव महसूस कर रहा है तो सबके साथ कोएग्जिस्ट तो करेगा ही। इसमें कहीं कुछ सोचने और दूसरी चीज समझने की बात ही नहीं है, एकदम ऑब्वियस है। तो वैसे ही कोएग्जिस्टेंस का बेसिक सूत्र तो यही संवेदना का है, सबसे जुड़ाव का है। जब हम दूसरे के दुख को अपने दुख जैसा समझते हैं, दूसरे की वेदना को अपनी वेदना जैसा समझते हैं, तो यही कोएग्जिस्टेंस का आधार है। भुवनेश्वर जी भी आज YouTube पे हैं और प्रणाम कर रहे हैं सबको, बहुत खुशी की बात है। अब एक कोएग्जिस्टेंस 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, यानी कि फैमिली में, सोसाइटी में, ग्रुप्स में, देशों के बीच भी हो सकता है, अलग अलग समूहों के, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो सकता है। वो कोएग्जिस्टेंस का दायरा कोई भी हो, लेकिन बेसिक जो बातें हैं वो यही हैं। और ये कोएग्जिस्टेंस की बात अब इधर क्यों इतनी ज्यादा होने लगी है? इतनी लड़ाइयां हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि लोग अब लगा कि धरती ही नहीं अगर बचेगी अगर इसी तरह हम लड़ाइयों में उलझे रहे। अगर हमें धरती बचानी है, ह्यूमन रेस बचाना है, तो कोएग्जिस्टेंस का सूत्र लेना पड़ेगा। भले ही सनातन संस्कृति में कह दिया गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरे धरती ही परिवार है, या सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब इसमें सुखी हों, सब आनंद से रहें, लेकिन अगर लड़ते ही रहे तो क्या सुख होगा? एटम बम बना लिया, धरती को नष्ट करने की शक्ति आने लगी, तो फिर क्या सुख होगा, क्या एग्जिस्टेंस होगा? तो ये जो तमाम सारे प्रॉब्लम्स हैं, बर्निंग प्रॉब्लम्स, वह हमको फोर्स अब कर रहे हैं
कि कोएग्जिस्टेंस की तरफ जाएं। नेशंस, इंडिविजुअल्स वो अपने संकट की वजह से कोएग्जिस्टेंस पे जा रहे हैं। तो जो संकट आ रहे हैं, जैसे नेशंस की अगर बात करते हैं तो अब आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में कोएग्जिस्टेंस की बात देशों के बीच में बहुत होने लगी। एटम बम, हर देश में होड़ लग गई, कौन कितना एटम बम बना लेगा। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर धरती पर टेम्परेचर 1-2 डिग्री और बढ़ जाता है तो धरती पर लैंड कम हो जाएगा, पानी ग्लेशियर्स का पिघल पिघल करके भर जाएगा। ऑक्सीजन की कमी होने जा रही है, जिस तरह से पेड़ काटे गए, जंगल काटे गए। वाटर टेबल धरती के नीचे जा रहा है, अगर ऐसे ही रहा 5-10 फीट और नीचे गया तो ज़्यादातर जहाँ जहाँ पेड़ उग रहे हैं, पेड़ इसीलिए गर्मियों में हरे रहते हैं कि उनकी जड़ें जहाँ तक वाटर टेबल है वहाँ जाके छूती हैं, वहाँ से पानी मिल जाता है उनको गर्मियों में, मई जून में। अगर वो वाटर टेबल उनके पहुँच से नीचे चला गया तो सारे पेड़ सूख जाएंगे, सब कुछ रेगिस्तान हो जाएगा। ये जो संकट हैं और जो हमने जिस तरह से चिड़ियों को, जानवरों को मारा और उसकी वजह से और जो पर्यावरण पर असर पड़ा, संकट आया, इससे अब ये एहसास होने लगा कि अगर हमें कोएग्जिस्टेंस करना है तो उसके अनुरूप अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। कोएग्जिस्टेंस हमारे जीवन का, हमारे व्यवहार का, हमारे जीवन शैली का मुख्य सूत्र होना चाहिए। लेकिन बात वही है, संवेदना हमारे जीवन का मुख्य गुण होना चाहिए। वहाँ पर अब लोगों को आना ही आना पड़ेगा। वो जाति, धर्म और ये जो बांटने वाली चीज़ें हैं अब वो ख़त्म होनी चाहिए और हमको जोड़ने वाली चीज़ों पर आना चाहिए, वहाँ उधर जाना पड़ेगा। तो कोएग्जिस्टेंस इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यवस्था की शैलियाँ भी बदलने लगी। वो जो ऑटोक्रेसी थी और वो सब वो ख़त्म होने लगा और डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक वैल्यूज़ आने लगी। ज़्यादातर देश जो 1940 और 50 के दशक में पूरी दुनिया में जैसे मौसम आ गया आज़ादी का और लोकतंत्र का, ज़्यादातर देश आज़ाद हुए। जिन्होंने बहुत स्वतंत्रता आंदोलन किया वो भी आज़ाद हुए, जिन्होंने बहुत कम स्वतंत्रता आंदोलन किया वो भी आज़ाद हो गए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो माहौल बना, जो मौसम बना, उसमें आज़ादी और लोकतंत्र का और कोएग्जिस्टेंस का मौसम आ गया था। इसी वजह से ये कोएग्जिस्टेंस की फीलिंग बढ़ती चली गई देशों के बीच में। कोएग्जिस्टेंस की फीलिंग बढ़ाने में साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। ये जो ग्लोबल कम्युनिकेशन है पूरी धरती का, इसने भी बहुत कुछ दिखाया, सिखाया, पढ़ाया, बताया, आंखें खोलने में, दिमाग खोलने में मदद किया। जब हम अपना केवल गांव देखते थे और हम पूरी धरती और पूरा विश्व देख रहे हैं। स्पेस ट्रेवल ने बहुत हमारे माइंड को चेंज किया है। जब हमने स्पेस से धरती के चित्र देखे और धरती को एक गोला और उसमें कहीं एक डॉट के रूप में हमारा देश और उसमें हम भी कहीं, तो लगा कि अरे इतने छोटे गोले में हम लोग हैं, फिर क्या डिफरेंसेस हैं, चाहे इधर हों गोले के चाहे उधर हों। तो वो जो वननेस की फीलिंग, वन ह्यूमन रेस की फीलिंग और वन लिविंग बीइंग जितने हैं सब की फीलिंग, उसको और बढ़ाने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रेवल्स, ये सब, इन सब चीज़ों ने, इस पर मैं अपनी असीमित गीत अक्सर कई बार यहाँ सुना भी चुका हूँ, लेकिन आज फिर उसको सुनाऊंगा क्योंकि कोएग्जिस्टेंस के लिए वो गीत भी ज़रूरी है। पहले कैसे भागों में बंटते रहे हम, लेकिन जैसे जैसे हमारा विज़न बढ़ा, हमारी आंखें खुली रहीं, हमारा कोएग्जिस्टेंस की फीलिंग बढ़ती चली गई। तो कोएग्जिस्टेंस पर असीमित गीत भी सुनाएंगे।
लेकिन जो उसके एकाएक जो फिलिप हुआ, जो तेजी से उभरने लगा, उसमें यही वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद को एग्जिस्टेंस देशों में विशेष रूप से शुरू हो गया। को एग्जिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? जब हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। ये फीलिंग नहीं रहेगी कि सब हमारे जैसे हो जाएं। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करके, लेकिन अगर वो सच नहीं जानता है, नॉलेज की कमी है, तो नॉलेज दिया जाए। नॉलेज मेन सूत्र होगा कोएग्जिस्टेंस का, क्योंकि अगर वह असत्य और अफवाहों पर है तो उसको सच्चाई बताई जाए। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी उस इवोल्यूशन के लिए। उस एजुकेशन सबसे बड़ा उसका, और एजुकेशन क्लासरूम एजुकेशन नहीं, ये जो अवेयरनेस सोशल मीडिया के द्वारा भी जो एजुकेशन हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो एजुकेशन हो रहा है, जो लोग अपनी खुली आंखों से जो देख रहे हैं उससे जो एजुकेशन हो रहा है, या जो अपने गलत धारणाओं की वजह से जो भोग रहे हैं उससे जो शिक्षा, अपने एक्सपीरियंसेस से जो एलिवेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें फोर्स कर रही हैं कि अब हम कोएग्जिस्टेंस की तरफ जाएं। इस कोएग्जिस्टेंस की ये जो फीलिंग, सबको बराबर, लोकतंत्र ने तो खैर सबको जो बराबरी दी है, व्यक्ति की गरिमा दी है, उसने तो कोएग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा नमूना दिया है। आप देखिए पिछले 500-600 सालों में कितनी चीज़ों में डिफरेंसेस आए हैं और कोएग्जिस्टेंस को बल मिला है, सह अस्तित्व को बल मिला है। जेंडर डिफरेंस कितना था, लड़कियां मार दी जाती थी पैदा होते ही, कितना सारा सती प्रथा थी, स्लेवरी थी, बंधुआ मजदूरी थी, स्लेव्स बिकते थे, और ये पूरी दुनिया भर में ये था टेंडेंसीज, और दुनिया भर में ये इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों की वजह से जो जो फैक्टर्स मैंने गिनाए, अब देशों के बीच में भी और मनुष्यों के बीच में भी कोएग्जिस्टेंस की फीलिंग बढ़ती जा रही है। हमारे देश की व्यवस्था में कोएग्जिस्टेंस के लिए हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है वही सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज फिर उसको आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। देखिए, कोएग्जिस्टेंस का इससे ज़्यादा बढ़िया उदाहरण कहाँ मिलेगा। हम भारत के लोग कैसा देश बना रहे हैं और कैसा संविधान बना रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बताया था, जिस पे आंतरिक और बाहरी कोई दबाव ना हो, सारे देश के लोगों का ही उस पर आधिपत्य हो बिना किसी भेदभाव के। समाजवादी सब बराबर हैं, लेकिन जो बिल्कुल अंतिम पायदान पे हैं उनकी विशेष देखभाल। पंथनिरपेक्ष, सबको अपने अपने रास्ते पर चलने की स्वतंत्रता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सबको, ये नहीं कि कोई गरीब कोई अमीर, सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। प्रतिष्ठा और अवसर की सबको समता मिलेगी, सबकी प्रतिष्ठा होगी और सबको अवसर बराबर मिलेगा प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। भारत का हर व्यक्ति गरिमामय है। अब इससे ज़्यादा कोएग्जिस्टेंस की फीलिंग क्या होगी। संविधान सुनिश्चित कर रहा है और देश को और सारी पालिकाओं को यह डायरेक्शन दे रहा है कि हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जाए, उनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय दिया जाए। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सब में बंधुता बढ़े, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को
एतद द्वारा इस संविधान को आज तारीख अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत स्वीकार करते हैं, अधिनियमित नियम बनाते हैं और आत्मार्पित करते हैं, खुद से खुद को अर्पण करते हैं। तो हम भारत के लोगों ने कोएग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सूत्र लिया और देशों के बीच में कोएग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा फिर सूत्र बुद्ध के पंचशील सिद्धांत के आधार पर आया, जिसे उस समय नॉन अलाइनमेंट नेशंस ने भी माना, नेहरू जी और नॉन अलाइंड लीडर्स ने बहुत काम किया। और चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, दो गुट जो दो ब्लॉक्स थे उसमें दुनिया बटी हुई थी, लेकिन फिर लड़ाई ना हो, कोएग्जिस्टेंस की बात आए, दोनों में दूरियां कम हों, दोनों के बीच की बर्फ पिघले, इसके लिए नॉन अलाइंड कंट्रीज लगातार कोशिश कर रहे थे और उसमें वो पंचशील का सिद्धांत आया, जो बेसिकली नॉन एग्रेशन और नॉन इंटरफेरेंस, हम दूसरे के मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे जब तक बहुत ज़रूरी हो ना हो, या उसको कोई तकलीफ ना हो, या वो खुद मदद ना मांगे, या बिना हम मदद के अगर वो नहीं रह सकता तो उसको मदद की ज़रूरत है, उतना इंटरफेरेंस तो ठीक है, लेकिन उसके जीवन पद्धति को हम नियंत्रण करना चाहें वो नहीं होना चाहिए। और हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तो पंचशील का वो सिद्धांत देशों के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ कोएग्जिस्टेंस के लिए। इसमें हर देश दूसरे देश की अखंडता और सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस, उनके मामलों में वो देश कैसे चल रहा है क्या है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे पर, म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल हेल्प की यथासंभव कोशिश करेंगे। और पंचशील में लास्ट में यही है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण अस्तित्व। इसको 5 पंचशीलों में शामिल ही कर लिया गया देशों के बीच में। बहुत काम हुआ, हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई के बाद इसको सेटबैक भी लगा, लेकिन अभी भी यूनाइटेड नेशंस और बाकी कंट्रीज़ के बीच में बार बार हर मीटिंग में और इन चीज़ों पे यह विचारधारा दोहराई जाती है। तो पंचशील का सिद्धांत म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का सबसे बढ़िया उदाहरण है और इस पर असीमित गीत सुनाना चाहेंगे। ये कोएग्जिस्टेंस पर भी है, सुना चुका हूं कई बार, लेकिन बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सल कनेक्टिविटी पे भी है। जैसे जैसे हमारा विज़न बढ़ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा, अगर हम जानेंगे ही नहीं कि ये एग्जिस्ट करता है तो जुड़ेंगे कैसे? तो जानना ज़रूरी है और सही तरीके से जानना ज़रूरी है। गेस वर्क नहीं, कल्पना नहीं, रियलिटी के हिसाब से जब हम जान जाते हैं तो फिर जुड़ाव महसूस होने लगता है। पहले हम गाते थे गीत अपने कबीले के, अपने गांव के, फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे हमारी परिधि बढ़ी, हमने गाए, हम परिधि बढ़ी हमारे गीतों की, हमने गाए राज्य के गीत, प्रदेश के गीत, राष्ट्र के गीत, गणराज्य के गीत। लेकिन अब हमारे गीत तोड़ना चाहते हैं ये सीमाएं, हमारी कनेक्टिविटी, गीत को आप कनेक्टिविटी से कर दीजिए, लेकिन अब हमारे गीत तोड़ना चाहते हैं ये सीमाएं। वे चाहते हैं हम गाएं, क्योंकि संवेदना ही दरअसल गीत है और गीत ही संवेदना है। तो तोड़ना चाहते हैं ये सीमाएं, वे चाहते हैं हम गाएं विश्व के गीत,
वसुंधरा के गीत। यदि हमारे गीतों ने पाया कि विश्व के बाहर जीवजन और भी हैं, तो हमारे गीत कहेंगे हमें गाने को आकाश गंगा के गीत, ब्रह्मांड के गीत। और हमारे वे गीत होंगे जोड़ने के, असली चीज़, और हमारे वे गीत होंगे जोड़ने के, बुनने के। जब जोड़ने और बुनने के गीत होने लगेंगे तो इसी से अभय भी आएगा और इसी से म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस भी आएगा। तो दोनों के लिए यह गीत और यूनिवर्सल सेंसिटिविटी ज़रूरी है। हमारे वे गीत होंगे जोड़ने के, बुनने के। बहुत हो चुके अब तक अलगाववादी गीत, बिखराववादी गीत। अलगाववादी और बिखराववादी विचारों से ही भय भी पैदा होता है और कोएग्जिस्टेंस का वो जो भावना है वो उस पर कुठाराघात भी होता है, वो रुक भी जाता है। तो ये बेसिकली जो चीज़ें बाकी थी वो हैं। और इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड फैमिली कैसे बनेगी, इस पर ये भी सिलेबस का एक छोटा सा अंश है। और वही वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो विचारधारा। दरअसल वर्ल्ड ऑर्डर तब आएगा जब पूरी धरती एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो जाएगी। ये जो अलग अलग देश हैं, धरती ही एक देश हो जाएगा, और जो आज देश हैं वो प्रदेशों की तरह हो जाएंगे। विश्व उस तरफ जा रहा है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के इसी भूभाग को, जिसे आज की ज्योग्राफी में हिंदुस्तान कहते हैं, करीब 400 से ज़्यादा देश थे, छोटे छोटे राज्य थे। कितनी लड़ाइयाँ होती, रोज ही लड़ाई होती रहती थी, लेकिन अब एक है। इवॉल्व हो रहा है, कोएग्जिस्टेंस की तरफ हम जा रहे हैं, और ये खतरों की वजह से जा रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये तेजी से बढ़ा है कि देश यूनाइट हो रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। यूरोप का यूनाइट होना, यूरोपियन यूनियन का बनना, देशों की बाउंड्री खत्म होना, फ्रांस और जर्मनी जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, अब वो एकदम बिना पासपोर्ट और वीज़ा के और यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं ऑलमोस्ट। अब वो प्रदेश की तरह हो गए, यूरोपियन यूनियन एक देश हो गया। ब्रिटेन कभी रहता है, कभी जाता है, ठीक है, अभी इवोल्यूशन के फेज में ये सब चलेगा। इसी तरह से कभी धरती भी उसी तरह से होगी। पूरा वर्ल्ड जैसे यूरोपियन यूनियन बना, वैसे धरती यूनियन बन जाएगी, और वो ही मेन देश हो जाएगा, और सारे देश जो आज हैं वो प्रदेश हो जाएंगे। फिर लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, और वो सारे रिसोर्सेज जो लड़ाइयों के हैं वो एजुकेशन पे लगेंगे, लोगों के स्वास्थ्य पे लगेंगे, इकोलॉजी पे लगेंगे। और ये जो दुनिया का संकट है, वो जो संकट की तरफ मैंने पहले भी शुरू में इशारा किया था, वही हमको फोर्स करेगा कि हम एक हो जाएं, क्योंकि अलग अलग देश उसको मिटा ही नहीं पाएंगे उन संकटों को। अगर ओजोन लेयर की संकट है तो एक देश नहीं मिटा पाएगा, सबको मिलना होगा। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग का संकट अगर है, वाटर टेबल का नीचे जाना है, ऑक्सीजन की कमी है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, आतंकवाद है, जितनी समस्याएं जो एक देश के कंट्रोल के बाहर हैं, वह सारे देश जब एक विचार हो करके उनको दूर करेंगे तभी होगा। और जब पूरे देश के लोग एक तरह से सोच करके उन सारी समस्याओं को दूर करेंगे, तो फिर वह जो एकता है वही विश्व को एक बनाएगी। कोएग्जिस्टेंस वर्ल्ड लेवल पर होने लगेगा, फिर लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो वर्ल्ड उसी तरह, तब वो एक परिवार हो जाएगा विश्व। और दुनिया बाहर से आप देखिए तो दुनिया एक परिवार दिखती ही है। वो जो मैंने आपको अभी बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे आप यहाँ बैठे हों चाहे अमेरिका में बैठे हों, एक सेकंडों में बात होती है, आवाज़ जाने में कोई समय नहीं लगता। आप याद करिए कि पहले अगर यहाँ से विदेश में फ़ोन करना हो तो रुक रुक करके उस
सिग्नल को यहाँ से वहाँ पहुँचते में मिनटों लगता था। आपने कुछ बोला, 1 मिनट इंतजार करना पड़ा, फिर उधर से बात आया, फिर इंतजार करिए 1 मिनट उसको यहाँ। अब सेटेलाइट के थ्रू तुरंत इंस्टेंट होता है। ये सब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये वर्ल्ड को एक परिवार बना रहा है। ये तो इंडिविजुअल लेवल पे भी और व्यवस्थाओं के लेवल पे भी। तो वह दिन दूर नहीं है कि पूरा विश्व एक परिवार होगा, और इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और समस्याएं, ये सब मिलजुल करके, या कोरोना जैसी बीमारियां, महामारियां, ये भी फोर्स करेंगी हमको एक होने के लिए। बहुत सारी चीज़ें भविष्य में अभी और फैक्टर्स होने वाले हैं जो आज हम नहीं परसीव कर रहे हैं, लेकिन वो हमको फोर्स करेंगे कि वर्ल्ड एक यूनिट हो व्यवस्था का, और पूरी धरती एक परिवार की तरह से रहे, जो शायद हमारे सनातन ऋषियों की परिकल्पना थी। उधर हमको जाना ही जाना। तो हमारे ख्याल से इससे हम लोगों का ये जो भाग है, थर्ड यूनिट, वह कंप्लीट होता है। और अभी करीब 15 मिनट का टाइम है, तो जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में संयम का क्या महत्व है? कहा जाता है कि जहाँ संयम है वहाँ स्वास्थ्य है। ये कथन कहाँ तक सत्य है, और मनुष्य के जीवन में संयम जरूरी है या नहीं? तो संयम क्या है? अगर संयम का संधि विच्छेद करें तो संयम क्या है? सम प्लस यम, ये दोनों को मिला करके संयम बना है। सम प्लस, सम को अगर यम दोनों का संधि किया जाए तो संयम बनता है। अब सम क्या है? संतुलन, हार्मोनी, यही सम है। और यम क्या है? यम के, वैसे तो पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें जो पहला है सोपान, वह यम का है। लेकिन अन्यथा भी जीवन के जो 5 मुख्य गुण हैं, वह उन्हें ही यम कहते हैं। जो व्यक्ति के 5 गुण होने चाहिए उन्हें ही यम कहते हैं। तो वो 5 मुख्य यम क्या है? अहिंसा, सत्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी कि चोरी का भाव ना होना, और ब्रह्मचर्य। बहुत लोग केवल ब्रह्मचर्य को सेक्सुअल ऑर्गन्स के संदर्भ में ही लेते हैं, लेकिन जितनी इंद्रियां हैं सबका नियंत्रण ब्रह्मचर्य में आता है। और अपरिग्रह, संग्रह करने की भावना न होना, कम होना। अपरिग्रह, संग्रह करने की भावना न होना। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी का भाव न होना, लोभ या चोरी किसी से छीन लेना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय नियंत्रण और अपरिग्रह, यह 5 यम पतंजलि योग सूत्र में हैं। और भी अलग अलग तरीके के जो सिद्धांत हैं यम के, उसमें कुछ और भी जोड़े हुए हैं। जैसे कहीं धैर्य भी, धृति, कहीं दया, कहीं क्षमा। लेकिन ये सब ऊपर वाले में आ जाते हैं। जब हम अहिंसा को लेते हैं तो उसमें क्षमा भी आ गया, दया भी आ गया,
जब हम सत्य और अहिंसा पे जाएंगे तो दया अपने आप उसमें आ जाएगा, क्षमा भी आ जाएगा। धैर्य, जब ब्रह्मचर्य आएगा तो धैर्य भी आएगा, सब जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली जीवन के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनको यम कहा गया, और वह गुण हार्मोनी में हो, संतुलित अवस्था में हो, तो यही संयम है। तो संयम क्या है कि जब आपके जीवन के जो प्रमुख गुण हैं, संयम हैं, जो यम हैं, वह संतुलन में हो, हार्मोनी में हो, तो वो संयम है। अब हार्मोनी कैसे तय होती है, ये मैंने बार बार कहा, जो मेन सूत्र वही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। ये जो यूनिवर्सल संवेदना या सेंसिटिविटी है, यह अगर यमों में किसी भी एस्पेक्ट में काम करते समय, यम के किसी भी डायमेंशन में अगर आप उस सेंसिटिविटी को ला करके काम करते हैं तो वह अपने आप फिर संयम होने लगता है। यूनिवर्सल कनेक्टिविटी का वो अगर भाव है तो ये सारे यम फिर संतुलित होने लगते हैं अपने आप। तो जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, जो ओरिजिनेटिंग फैक्टर है, जो बीज मंत्र है, वह अनंत संवेदना, सर्वव्यापी संवेदना, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी वही है। यह विराट ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं, वह एहसास। फिर आप सत्य पर भी रहेंगे, फिर आप अहिंसा पर भी रहेंगे, चोरी का भाव आने का सवाल ही नहीं उठता है, सब कुछ इंद्रिय नियंत्रण अपने आप करेंगे, सब कुछ जो होना चाहिए वही करेंगे, और अपरिग्रह वो उतना ही लेंगे, उतना ही आप अपने पास रखेंगे जो उचित होगा, सही तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संयम का मतलब ये नहीं निषेध, संयम का मतलब सम तरीके से, निषेध नहीं करना है। आप किसी चीज का इस्तेमाल ही ना करें, ऐसा नहीं है अपरिग्रह का मतलब। आप अपने कुछ भी पोजीशन ना रखें, ऐसा नहीं करना है। संतुलित, संयमित। इसी तरह से इंद्रिय नियंत्रण, इंद्रियों का प्रयोग ही ना करें, ऐसा नहीं करना है। वो संतुलित, सम तरीके से, जितना वही अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, जो कबीरदास ने, अतियों का तिरोहण करना है, संतुलन रखना है, इंद्रियों का सार्थक प्रयोग करना। ईश्वर ने इंद्रियां आपको दी हैं इसीलिए कि आप उसका सार्थक प्रयोग करें, इसलिए नहीं दी हैं कि आप उसका इस्तेमाल ही ना करें। तो इंद्रिय नियंत्रण का यह अर्थ नहीं है, ब्रह्मचर्य का यह अर्थ नहीं है, और चोरी का भाव ना होगा। लेकिन प्यार के साथ माखन चोरी कृष्ण करते थे और हमको उनको पूछते हैं। तो ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो सकती हैं, बच्चे अगर खेल कूद में ये कर रहे हैं वो भी ठीक है। अहिंसा बड़ा गुण माना गया है, लेकिन धरती पर देखिए तमाम सारे ऐसे जानवर हैं, जैसे शेर है, अब अगर उसको जिंदा रहना है तो हिंसा नहीं करेगा तो कैसे करेगा? तो संतुलित हिंसा, सम, इसलिए संयम, वो संयम करता है। शेर हिंसा करके भी संयम करता है, वह फ्रिज में रखने के लिए नहीं मारता, अपनी जरूरत भर का मारता है, एक बार मारता है, और जब तक फिर दोबारा भूख नहीं मिटती तब तक नहीं फिर दोबारा मारता, और दौड़ा करके जोर से आवाज करके मारता है कि जो अब जिनका जीवन लगभग समाप्त प्राय हो, वही जो सबसे पीछे रह जाता है, नहीं दौड़ पाता, बीमार है, जिसका जीवन अब यूं ही खत्म होने वाला है, बस उसको मारता है, बच्चों को नहीं, या युवा को नहीं, या शक उनको नहीं। तो अहिंसा भी यम तब बनता है अहिंसा जब उसमें सम आ जाता है, संयम, ये सब यम है,
लेकिन जब इसमें सम जुड़ जाता है, बैलेंस और हार्मोनी आ जाती है, तभी वो संयम बनता है। सत्य, सत्य यम है, लेकिन सत्य भी यम है, लेकिन संयम तब बनेगा कि जब उसमें संवेदना जुड़ जाएगी, हार्मोनी जुड़ जाएगी, यूनिवर्सल कनेक्टेडनेस जुड़ जाएगा, समग्रता में चिंतन जुड़ जाएगा। अगर कोई हिंसक व्यक्ति है या शिकारी है और एक गाय को या एक चिड़िया को मारने के लिए आया या जानवर को मारने आया हुआ है, वो आपके देखा कि वो कहाँ छिपा हुआ है और वो आपसे पूछता है कि वो कहाँ है। अगर आप उस समय बोल देते हम नहीं जानते, नहीं देखा है, तो फिर वही सत्य है। अगर आप बता दें कि वहां है, तो वो सत्य नहीं है। संयम तभी बनता है, सत्य का संयम तभी होगा जब आप निरीहों की रक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो इसलिए यम तो हैं ये सब, लेकिन यम संयम तब बनता है जब वो हार्मोनियस हो, यूनिवर्सल सेंसिटिविटी के साथ हो। ये बहुत महीन और बारीक चीज है, इसको समझने की जरूरत है। तो इस तरह से संयम हुआ कि संयम क्या है। जब तक हम संयम ही नहीं जानेंगे तो उसका फिर और दूसरा आगे क्या क्या प्रोसीजर्स है उस पर कैसे जाएंगे। तो संयम ये है। अब वैसे तो अष्टांग योग में और भी तमाम स्टेप्स हैं। यम के बाद नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो बहिरंग बाहर के हैं, और आंतरिक फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब है। लेकिन हम लोगों का जो बेसिक अपने चर्चा का मूल बिंदु है वो संयम है और स्वास्थ्य है। तो इसलिए मैं अब यम वहाँ का तो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन यम जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पतंजलि अष्टांग योग में तो वो एक स्टेप है, बाकी 7 सोपान और हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। और पतंजलि का जो योग का सिद्धांत है, चित्त वृत्ति निरोध सहयोग, चित्तियों की वृत्ति का निरोध योग है। और मैं योग का जो बिल्कुल मूल योग, जोड़ते चले जाना, यह योग है। इस दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य और क्या संबंध है, सबको समेट लेना, सबसे जोड़ते चले जाना, इन अनंत, और खाली कर देना, दिमाग एकदम खाली, कोई चित्त आए और उसको हटा देना, शून्य। तो शून्य और अनंत दरअसल दोनों दो नहीं है, एक ही है। उस पर फिर कभी चर्चा होगी। अष्टांग योग और सिंपल योग साधना, इस पर विस्तार से चर्चा किसी दिन होनी चाहिए। लेकिन जो पतंजलि का अष्टांग योग है, उसमें जो लास्ट में 3 हैं, 4 बल्कि, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार ये अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेना, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ही समेट लेना। धारणा किसी एक चीज पर स्थिर हो जाना, और ध्यान कहीं फोकस, उसी पर ध्यान करना। और समाधि, उनकी समाधि दूसरी ही तरह की है। तो वह जो एक आम आदमी के लिए, वह शायद वो उस तरह के योगियों के लिए है जो सब कुछ छोड़ करके उस रियलाइजेशन के लिए यात्रा कर रहे हों, तपस्या कर रहे हों, जा रहे हों। लेकिन सहज जीवन जीते हुए भी, जिसे कबीर दास कहते हैं साधो सहज समाधि भली, उस तरह से अगर हमें जीना है तो योग का वही मार्ग लेना होगा कि अगर हम सबसे संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तो हम योग कर रहे होते हैं। और संयम उसका प्रमुख सोपान है। इसमें भी संयम इसमें प्रमुख सोपान है। और संयम, ये जो गुण हैं, इनको हार्मोनी में सब संवेदनात्मक जुड़ाव के साथ जब संतुलित रूप में किया जाए तो यही संयम है। संयम का मतलब निषेध नहीं है, शून्य नहीं हो जाता है, उचित, समुचित, हार्मोनियस, संतुलित। अगर
हम इस बात को समझ गए हैं इतना, तो फिर बाकी जो प्रश्न हैं वो बहुत छोटे फिर उसके हो जाते हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में संयम का क्या महत्व है? स्वास्थ्य क्या है? आपके जितने शरीर के पैरामीटर्स हैं वह एक रेंज में, नॉर्मल रेंज में रहें, संयमित रेंज में रहें, वही तो स्वास्थ्य है। और वो उसके ऊपर नीचे हो तो वही बीमारी है। और इस स्वास्थ्य के रेंज में दोनों शामिल हैं, शारीरिक और मानसिक। मानसिक अगर वही जो अभी अभय नहीं है, आप डरे डरे से हैं, या कोई एग्जिस्टेंस की भावना नहीं है, बांटने की भावना है, युद्ध की भावना है, हिंसा की भावना है, अगर वही है, सबसे हमेशा नफरत है, डिप्रेशन है, ये है वो है, वो जब आप केवल सेंसिटिविटी का विस्तार नहीं है, अपने पे ही आपका बहुत एरिया बहुत कम हो गया है, तो आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं। और ये तो रिसर्च से पता चलता है और चारों तरफ सभी जानते हैं कि करीब 90% से ऊपर बीमारियां, जो भौतिक बीमारियां हैं, वो मानसिक बीमारियों का रिफ्लेक्शन है, जिन्हें साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहा जाता है। आपकी जो मानसिक अवस्था है वह आपके शरीर को इतना प्रभावित करती है कि आप बीमार हो जाते हैं, 90% से ज़्यादा। तो दोनों में, चाहे मानसिक स्थितियों में चाहे शारीरिक स्थितियों में, एक संतुलित रेंज है। अगर उसमें आप चल रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, तो आप नॉर्मल रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य भी और शारीरिक स्वास्थ्य भी। और वही संयम है। संयम का मतलब निषेध नहीं है कि आपने कोई चीज एकदम कुछ नहीं छोड़ दिया, छोड़ना कुछ नहीं, उस रेंज में रहना है, उस संतुलन में रहना है। आपके शरीर का जो भी बीमारी का है, चाहे वो खून का कोई टेस्ट कराइए, इस चीज़ का टेस्ट कराइए, उस चीज़ का टेस्ट कराइए, सब में एक रेंज है कि बस ये नॉर्मल है, ये एबव नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है। तो ना आपको एबव नॉर्मल जाना है ना बिलो नॉर्मल जाना है, एक संतुलित रेंज में रहना है। यही संयम है, उस रेंज में रहना, चाहे मानसिक तौर पर, व्यवहार के तौर पर या शरीर के तौर पर, चाहे वो भोजन हो, चाहे जितने आयाम हैं आपके लाइफ के, उन सब में। चूंकि अब समय काफ़ी हो गया है, 62 मिनट हो गए, तो इसलिए मैं समअप कर रहा हूँ। फिर अगर और आप चाहेंगे तो फिर चर्चा हो जाएगी कि उस सारे आयामों में अगर आप संयम बरतते हैं, मतलब जितना ज़रूरत है, संतुलित, शरीर को जितना ज़रूरत है उतना देते रहिए, कहीं कोई हर्जा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको एक पैर पे खड़ा होना है, कोई काम नहीं करना है, मौन रहना है या ये करना है, सब कुछ करिए, लेकिन हार्मोनियस, संतुलित मात्रा में। संयम यही है, तो वही है और वही स्वास्थ्य का बीज है, बीज मंत्र है। तो अगर आप संयम में हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, कभी कभी बीमारियां, जो शरीरगत जो बीमारियां हो सकती हैं या मानसिक विचारगत जो बीमारियां हो सकती हैं, वह संयम, शरीर और मन का विचारों का जब आप संयम करेंगे तो वो बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन तमाम सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शंस हैं, एक्सीडेंट से कुछ हो गया, उसकी बात दूसरी है। लेकिन जो शरीरगत और मानसिक बीमारियां संभव हैं, यानी कि 90% क्या, जब शारीरिक और मानसिक दोनों जोड़ लें तो 99% बीमारियां आपकी नहीं होंगी अगर आप संयमित जीवन जी रहे हैं, दोनों तरह के संयम, शारीरिक और मानसिक। कहा जाता है जहाँ संयम है वहाँ स्वास्थ्य है। ये कथन कहाँ तक सत्य है? एकदम सत्य है। जहाँ संयम है वहाँ स्वास्थ्य है, एक्सेप्ट कि वही जो इन्फेक्शंस के आधार पर या एक्सीडेंट्स के आधार पर। मनुष्य के जीवन में संयम जरूरी है या नहीं? मनुष्य के जीवन में संयम बहुत जरूरी है, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि संयम क्या है, यम क्या है। अन्यथा लोग निषेध को ही संयम मान लेते हैं, वो नहीं करना है। और दूसरा, संयम का भी जो ओरिजिनल सूत्र है, संपूर्णता से जुड़ाव,
वह भाव जब आपके अंदर आ जाएगा तो उसके रिजल्ट के रूप में जो संयम होगा वो निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है। वो आपको सब कुछ देगा, स्वास्थ्य भी देगा, अच्छा जीवन भी देगा, आपके जीवन की सार्थकता भी देगा और हमेशा ब्लिसफुल रहेंगे, आपके जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएगा। तो इसी के साथ आज की ये ह्यूमन वैल्यूज़ का कार्यक्रम यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं। और जिस तरह से इस प्रोग्राम को आप लोग लोकप्रिय बना रहे हैं, शेयर करके, फॉरवर्ड करके, सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब करा करके, और 600 के करीब हम लोगों के यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स अब हो चुके हैं। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आप अपने फीडबैक भी देते रहिए, आपको ये अंक कैसे लगते हैं। कुछ अगर आपको उसमें और चाहते हो ऐड करना या कुछ और सुझाव देना तो उसका स्वागत रहेगा। तो इसी के साथ आज की ये ह्यूमन वैल्यूज़ का प्रोग्राम 14वां बहुत अच्छा समाप्त होता है। और अब अगला प्रोग्राम हम लोगों का यूनिट 4 पर होगा, जिसमें हमारा नेचर के साथ, धरती के साथ क्या रिश्ता है, धरती के रिश्ते को एज ए बेटर ह्यूमन बीइंग कैसे निभा सकते हैं, उसके लिए हमारे अंदर क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।